आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से प्रेमचंद घर में जीवनी जो हमारी चल रही है, शिवरानी देवी इसकी लेखिका हैं और प्रेमचंद की पत्नी भी हैं, उसका पार्ट 5 लेके आए हैं। उसमें हम कानपुर सेवा भाव, बूढ़ी नाइन, जेठ जी, मनानस में बच्चे की सेवा, ये सारे जितने भी टॉपिक हैं अंदर वो थोड़े बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे महाराजा साहब अलवर तक। तो ये देखिए, ये यूनिट 10 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और चलिए हम क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर पे क्लिक करेंगे, जिससे अपने साथियों को आप सेंड कर पाएँ, जिससे वो हमारे इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए, आपने आशा है सब्सक्राइब कर दिया होगा और हम अपनी पीडीएफ की तरफ आ रहा है, जहाँ हमें पढ़ना है कानपुर पढ़ना है। हमें पार्ट 5 में कहाँ से, कानपुर से पढ़ना है। तो यहाँ पर शिवरानी देवी बताती हैं कि एक दिन एक महाशय मेरे यहाँ आए और बोले कि रेल में मेरा कोट कोई चुरा ले गया, उसी में रुपए भी थे। मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेने ससुराल जा रहा था। मुझे कुछ रुपए चाहिए, नहीं तो मैं जा नहीं सकता। 2 रोज तक वे रहे। मुझसे आप बोले, प्रेमचंद बोलते, इनको 15 रुपए चाहिए, दे दो। शिवरानी देवी ने, रुपए कहाँ है? फीस ही के तो रुपए हैं। आप बोले, किसी भी तरह सही दो, तो मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। शिवरानी देवी, अगर वक्त पर रुपए न आए, पहले उसे दो, पीछे सब संभाल लेंगे, पीछे सब समझ लेंगे क्या करना है क्या नहीं, पहले इसे दे दो पैसे। शिवरानी देवी ने उन्हें 15 रुपए दिए। वे लेकर विदा हुए। 5-6 रोज के बाद फिर वे अपने बीवी बच्चों को लेकर पहुंचे। फिर 3 रोज रहे। उनसे दोबारा 20 रुपए मांगे। प्रेमचंद जी से 20 रुपए। वे मेरे पास डरते हुए बोले कि वे 20 रुपए फिर मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? तो शिवरानी देवी, मुझे तो तुमने परेशान कर डाला। इतने रुपए कहाँ हैं? दूसरे के रुपए अगर समय पर ना आए तो मेरे पास रुपए नहीं है तो इतने आदमियों को खिलाओ या जवाब दो। जवाब तो आप ही को दे देना चाहिए था। आप बोले, ना दोगे तो पलेंगे नहीं। 4 आदमियों का पकाकर खिलाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। कह रहे हैं कि फ़ौरन रुपए भेज दूंगा। मैंने फिर 15 रुपए उसने 4-5 दिन में देने का वादा किया था। जब वादे का तारीख ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, रुपए आए? तब आप बोले, रुपए तो नहीं आए। खैर, अब फीस देनी हुई तो मैंने घर से रुपए मिलाकर पूरे किए। 15 से 20 दिनों के बाद एक दिन मैंने कहा, आप एक ख़त तो भेज दीजिए। तो आप बोले, बिना तुम्हारे कहे मैंने 2 खत भेजे हैं। मैं यहाँ पर शिवरानी, मैं अब आज प्रतिज्ञा कर लीजिए कि उधार की नीयत से किसी को ना दूंगा। तुम जैसा कहो वैसा ही करूँ। जो मांगने आएगा उसे देना तो पड़ेगा ही। शिवरानी देवी बोलती है, उनकी उलझन नहीं होती। तुम तो समझते हो, संदूक में एक रखने से 10 हो जाते हैं। तुम भी तो चुपके से निकाल कर दे देती हो। रहते नहीं तो कैसे देती हो? पहले ही की तरह थोड़े ही है। जब फीस के रुपए ना दाखिल होते तो मैं जानता कि रुपए नहीं है। मैं कम से कम मेरी परेशानी तो महसूस किया करो। शिवरानी देवी बोलती हैं, अरे भाई क्या करूँ, तुम अपनी तबीयत ही की दोषी नहीं देती। लोग रुपए रखे रहते हैं बल्कि देते नहीं। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ जाती, इसी में मजबूर हो जाती। सब तो तुम्हारे भाई का आमदनी समझते ही हैं, मैं भी क्या समझूं? तुम्हें तो भाड़े का आदमी समझते ही, मैं भी क्या समझूं? खैर, अब हम लोग शायद इसीलिए पैदा हुए हैं। मैं खामोश हो गई। तब से उधार की नीयत मैंने किसी को रुपए नहीं दिए। इसी तरह की एक और घटना है। एक बार ग्वालियर से खत में लखनऊ में थी। ग्वालियर से खत आया। मैं जब लखनऊ में थी, उसने लिखा कि 100 रुपये आप भेजे तो मुझे 100 महीने की एक नौकरी मिल जाएगी। मुझे ज़मानत देनी है। उन्होंने मुझे खत पढ़कर सुना दिया और बोले 100 रुपये मांग रहे हैं, उन्हें 100 की जगह मिल रही है। मैं तो फिर नौकरी करे, रुपए क्यों मांग रहे? उसकी ज़मानत भी देनी होगी। खैर, उसके ऊपर मुझे भी दया आई। मैंने सोचा 100 रुपये देने, जब एक आदमी को 100 रुपये की जगह मिलती है तो क्या हर्ज है? आप बोले, नहीं, वह 2 महीने में 50 करके दे देगा। मैं देने लेने की इच्छा मत करो, उसे दे दो, उसका भला हो जाए, उसका जीवन शायद सुधर जाए। खैर, जैसी तुम्हारी इच्छा। दूसरे दिन बैंक से 100 रुपये मंगवाए और उनकी भिजवा दिए। आपने पत्र लिख दिया कि रुपए
कि ये रुपए नहीं शिवरानी भेज रही है, ये रुपए मैं नहीं शिवरानी दे रही है। चौथे रोज़ उनका पता लिखा था कि खुशी है, अब मुझे वह जगह मिल जाएगी। अब से 1 महीने तक बराबर उनके ख़त आते रहे। उसके बाद वे स्वयं आए, मेरे घर ठहरे, बोले मैं छुट्टी लेकर केवल आप लोगों के दर्शन के लिए आया। मेरी माँ पहले ही मर चुकी थी, मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, मुझसे उन्हें बड़ी नफरत है। अब मैं किसी को अपना घर समझ रहा हूँ, अब इसी को अपना घर समझ रहा। 2-3 दिन के बाद मैं बोली इन्हें आप किसी होटल में ठहरा दीजिए। आप बोले मैं भी यह ठीक समझता हूँ। एक होटल में वे 12 रोज तक ठहरे रहे। उन दिनों हंस निकालने की चर्चा हो रही थी, हंस पत्रिका निकालने की चर्चा हो रही थी। उन महाशय को लिखने पढ़ने का शौक था। फिर वे 12-13 रोज के बाद चले गए। उसके बाद मई महीने में हम लोग घर आए। जून में बेटी कमला की शादी थी। उस अवसर पर वे मेरे घर पर आए और लगभग 15 दिन तक बराबर रहे। जब वे जाने लगे तो फिर उन्होंने 50 मांगे, दिए गए। ये बातें मुझे नहीं मालूम। वे गए। उसी के बाद जुलाई में आप भी लखनऊ गए, वहाँ उस समय मैं नहीं गई। वे धुन्नू को अपने साथ लेते गए थे। उसके बाद उसने पटने में अपनी शादी तय की। आपको खबर दी। आपने उसकी बीवी के लिए हाथ के सोने की 4 चूड़ियाँ, गले की जंजीर, कर्णफूल और 2-3 रेशमी साड़ियाँ खरीद कर उसे दी और 100 उसे नगद बारात में खर्च के लिए दिए और खुद पटने तक गए भी। वह अपनी बीवी के ब्याह कर लखनऊ लाया। 3 रोज के बाद उसे ढूंढती हुई पुलिस पहुंची। यह फरार आदमी था। तब उससे आप बोले तुम यहाँ नहीं रह सकते। वह अपनी बीवी लेकर चला गया। जब मैं अगस्त के महीने में पहुंची तो उन्होंने बताया कि उसकी शादी हुई है। यहाँ से कपड़े ले गया, रुपए ले गया है। एक दिन सुनार तकाजा करने आया। मैं उसके पास बैठी थी। सुनार ने कहा रुपए चाहिए। उसी सुनार ने अपनी लड़की के लिए भी मैंने जेवर बनवाए थे। मैं बोली तुम्हारे रुपए तो पूरे दे दिए गए थे। सुनार वह रुपए नहीं बाबूजी, एक बंगाली सज्जन को और गहने दिलवाए हैं। बंगाली के यहाँ से रुपए आएंगे तो मिलेंगे। आप बोले हाँ, उसका पत्र आया, जैसे रुपए आए मैं दे दूंगा। सुनार चला गया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि जब उसके पास रुपए नहीं थे तो आपने दिए क्यों? जैसे ही तुमने नौकरी के लिए 100 भेजे वैसे ही मैंने उसकी शादी करा दी। तुम रहती तो उसकी बीवी तुम्हारे पैर दबाती। मैं चुप हो गई। उसका कुछ दिनों का पर जवाब पहुंचा। उस दिन भी इत्तेफाक से मैं उसी कमरे थी। मैं शिवरानी तुम क्यों आए? बाबूजी ने एक बंगाली बाबू को कपड़े दिलवाए हैं। मैं क्या तुम्हें भी रुपए नहीं मिले? बजाज क्या मिले होते तो मैं जबरदस्ती आपसे मांगता। उसको भी वही जवाब दिया। जब वह चला गया तो मुझे बुरी तरह क्रोध आया। मैं जितना ही मैं उधार से घबराती हूँ उतना ही आप मेरे सिर पर लाद देते हैं। अभी लड़की की शादी की तब आप उधर लाए और इतना फिर उधार। या तो आप मालिक रहे, नहीं मेरी राय से काम होना चाहिए। ये बेहूदगी मुझे कहते ही पसंद नहीं। कभी कोई बला। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि वह रुपए भेजेगा। आपने उन रुपयों के लिए मुझसे छिप कर लिख कर रुपए मंगा कर भरना शुरू की। कोई 1.5 साल में पूरे रुपए दे पाए। ये बातें मुझे जैनेंद्र कुमार के मरने के बाद बतलाई। जैनेंद्र जानता था, उससे वे पहले ही बता चुके थे और मुझसे न बताने के लिए सख्त ताकीद की थी। घर न बताना, नहीं तो जबरदस्त फटकार सुननी पड़ी। इसी तरह एक बार और दूसरे महाशय आए और 200 रुपये बैंक से निकलवा लिए। मैं उन दिनों जेल में थी। जेल से छुटकर जब मैं आई तो एक दिन मैंने रुपयों का हिसाब पूछा। हिसाब बता ले गए। हिसाब में 200 रुपये घट। मैंने पूछा और रुपए कहाँ हैं? आप बोले खर्च हो गए कहीं। मैं झांसा न दीजिए, बताइए कहाँ गए? मजबूर हो जाने पर बोले एक सज्जन आए थे, वे ले गए। उन्हें सख्त ज़रूरत थी। मैं सभी को ज़रूरत का तुमने ठेका ले रखा। क्या करूँ? जानबूझकर थोड़ी ही विपत्ति में फंसता हूँ, नहीं रहा जाता मैं। शिवरानी देवी बोलती आप अभी तभी अच्छे थे। आपको तब टके की पड़ी रहती थी। कोई किसी की किस्मत नहीं बना सकता। आप फिर उसी हालत में रहना चाहते रहे। रुपए उतनी आसानी से आप जमा करें तो आपको पता चले 24 घंटों की किफ़ायत से रुपया जमा होता है। रानी तुम अपने नाम जमा रखो। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। मालूम होता है कि मुझे रुपया जमा करने का खब्त है, इसलिए चुपके से जो रुपए रख लेती हैं वह आदत सचमुच बड़ी अच्छी है। मैं
जमा करती हूँ तुम्हारे लोगों के लिए, चाहती हूँ कि तुम लोगों को फिक्र न रहे। तुम्हें जिसे मालूम हो तुम्हारे रुपए जमा है, मैं देख चुकी हूँ कि तुम पहले हमेशा परेशान रहते। तुम्हारी चिंता में कम करना चाहती हूँ। तुम मुझे चोरी करते हो, तुम मुझसे चोरी करते हो। हाँ बोले, तुमसे मैं चोरी नहीं करता, इन कम वक्तों के मारे परेशान रहता हूँ। यह किस्सा उन्होंने अपने दपोर संग कहानी में बयान किया था। मैं आप अपने हाथ से खर्च किया कीजिए, चोरी करने से आत्मा खराब होती है। चोरी तुम्ही से करता हूँ, हल्की ही सज़ा होगी। मैं आज से कतई रुपए नहीं रखूँगी। आप बोले, मैं ही कसम खा लेता हूँ कि किसी को रुपए न दूँगा। अब कोई काम करना होगा तुम्हारे हाथ से होगा। इस बोझ से मैं अपने को अलग रखूँगा। सेवा भाव में अब देखते हैं क्या लिखते हैं। एक बार की बात है, मेरे पास छोटा बच्चा बन्नू था। मैं खाना पका रही थी, बन्नू रो रहा था, उसे बेटी ने उठा लिया। बच्चा दोनों गिरे। बच्चे के सिर में चोट लगी। 3 दिन तक तो वह चारपाई पर सिर तक न रख सका, इसलिए 3-4 दिन तक उन्हें ही रोटी पकानी पड़ी। सुबह के काम तो वैसे ही चल रहे थे, तो 4:30 बजे ही उठ जाते और लिखने पढ़ने में लग जाते। धुन्नों को पढ़ाते भी थे, लिखते भी जाते। उसके बाद फिर नहा खाकर स्कूल जाते। स्कूल से लौटते हुए तरकारी वगैरह अपने साथ लेते आते थे। बच्चे के साथ भी कुछ देर खेलते। कांग्रेस की मीटिंग रोज़ाना चल रही थी, उससे भी शरीक होते। मीटिंग से कभी कभी लौटने में रात के 10 बज जाते। जिस दिन 10 बजे लौटते उस दिन रात को काम कर ना पाते। उस दिन 3 बजे रात को ही जगकर काम में लग जाते, मगर इतना आहिस्ते से उठते कि मैं जग न पाती। मैं हमेशा आराम के लिए झगड़ती रहती, पर वह कब के मानने वाले। उसी साल अगहन के महीने में आप बीमार पड़े। 9 दिन तक बुखार दिन रात रहा, मगर जब मैं उनकी तबीयत की हाल पूछती तो अच्छा है यही कहते। मेरे घर उन दिनों चूल्हे में आग भी न जली। दोनों बच्चों की बाजार की पूड़ियाँ दूध मिलता था। 10वें दिन स्कूल के मास्टर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? बोले, बुखार नहीं उतर रहा है, मियादी मालूम होता है। वे लोग थोड़ी देर बाद जाकर एक वैद्य को बुला लाए। उसने एक ऐसी तेज दवा दी कि बुखार तो उतर गया, लेकिन खून के दस्त आने लगे। जिस दिन खून के दस्त आने शुरू हुए उन्हें मैं पकाने में पहुंचाई। जैसे ही आप वहां से उठने के लगे, वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। मैं दरवाजे के पास ही खड़ी थी। हड़बड़ा कर दरवाज़ा खोला, देखा बेहोश उठाकर किसी तरह चारपाई पर रखा। उसके कुछ देर बाद उन्होंने होश आया। बोले, न मालूम कैसी दवा दी, उस समय बेहद कमजोरी थी। 3 रोज तक खून के दस्त आए। उसके बाद जब अपना कहार आया तो उसी से एक मास्टर साहब को बुलाया और उसने वैद्य को बुलाने को कहा। वैद्य आया और दूसरी दवा दी। उसने दस्त भी अच्छे हो गए। 1 महीने की कमजोरी कर जीना नहीं उतर पाए थे, मगर लिखने की ख्वाहिश उन्हें रहती थी। रात को जब मैं सो जाती तो रात को धीरे से उठकर अपनी कॉपी कलम दवा तो उठा लाते। जाड़े के दिन थे, चारपाई पर रजाई ओढ़े लिखने लगते। उन दिनों वे प्रेमाश्रम लिख रहे थे। मैं देख पाती तो झल्ला उठती। क्या अपनी बीमारी कुछ कम है जो और किसी की बीमारी की चाह है? नहीं, मैं लिख कहाँ रहा था, देखता था पीछे का लिखा हुआ। सारा ज़माना तो अपना आपको ठग लेता, लेकिन आप मुझे ठगने लगते। भला कौन तुम्हें ठगेगा? और शिवरानी देवी कहती हैं, इसी तरह गोरखपुर में बीमारी जड़ पकड़ गई लिखने के कारण, और अब फिर वैसा ही करने पर तुले हुए। कहाँ तुमने कलम की तोड़कर फेंक दी? लिखता कब था? कलम तो बात को मैंने तोड़ी जब किसी तरह भी आप नहीं मानते। दिन भर मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर बेकार बैठी रहती। मैं कुछ काम न करूँगा। मैं आप स्वस्थ हो जाएं तो काम कीजिएगा, रोकता कौन है? अभी नीचे जीने से उतरने तक की ताकत तो आई नहीं और काम करना शुरू कर दिया। फिर भी आप न माने तो मैं फिर कलम तोड़ कर फेंक दूंगी। छोटा बच्चा कहाँ न माने तो ठीक भी है। आप इतने बड़े होकर एक बात नहीं मानते, अब मान जाओ। कह दिया, कलम तक न छूऊंगा। मैं भी ताले के अंदर रख देती हूँ। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। आओ जारी ही थी उनकी, आओ जारी ही थी, मतलब पेट खराब था, उसमें आओ टाइप की आ रही थी। मैं इस बीमारी से बहुत दुखी हुई। एक रोज़ बोली,
कोई दवा कीजिए। बोले तुम देखती हो दवा तो बराबर कर रहा हूँ, फ़ायदा ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। घर में कोई भी ना था। शाम को मैं खाना बनाने लगती। बन्नू को खांसी आ रही थी, वह 6 महीने का था। खाना बनाते हुए वह अक्सर रोता, बहुत दुबला हो गया था। मैं रोटी बेल लेती, वह रोज़ाना सेक लेते। जब वे खाना खाकर उठते तो बच्चों को लेते और तब मैं खाना खाती। एक रात का सपना मैंने ख्वाब में देखा कि आगामी जुलाई से ये अच्छे हो जाएंगे। जागने पर मुझे बड़ी खुशी हुई। इसके पहले भी 2-4 सपने सच, लेकिन उन्हें मैंने आवाज़ दी कि क्या आप सो गए। बोले क्या, मैं आगामी जुलाई में आप अवश्य अच्छे हो जाएंगे। क्या तुमको मेरी बीमारी की याद सोने पर भी नहीं भूलती। मैं इसे समझिए, ये बात झूठी नहीं है। तुम इसी तरह के स्वप्न देखती हो। मैं कब इसे नोट कर लीजिए। गोरखपुर में भी इसी तरह का स्वप्न देख चुकी और वह सच निकला। कल नोट कर लूँगा, देखे सच निकलता है। मुझे विश्वास है कि आपको भी विश्वास हो जाएगा। फिर काशी नाथ जी से झगड़ा होना शुरू होता है। एक दिन मुझसे बोले, क्या करूँ, यह कमबख्त मेरे पीछे पड़ा है। शिवरानी देवी बोलती, तो क्या आप उसी के सहते रहेंगे। हटाइए इस्तीफ़ा देकर घर चलिए। घर भी तो वही बात है, रुपए तो कहीं से आने चाहिए। मैं सरकारी नौकरी का इस्तीफ़ा देते समय मारवाड़ी विद्यालय का प्रश्न नहीं था। रानी, यह हिंदुस्तान है। कलम के बल पर रोटियां चलाना बहुत ही मुश्किल है। शिवरानी देवी कहती है, मैं तो क्या कम में ही निर्वाह कर लेंगे। जब वह नहीं चाहता तो खुद कहाँ तक सहा जाए। तुम्हारी राय यही कि छोड़ दूँ। ज़रूर छोड़िए, ज़रूरतों का गुलाम होना ठीक नहीं। उस समय काशी से मर्यादा नाम की एक पत्रिका निकलती थी। उसके संपादक बाबू संपूर्णानंद थे। उसी दिन पर पत्र आया, आप आकर संपादन कीजिए, 150 रुपये वेतन मिलेंगे। उसके बाद इस्तीफा उन्होंने दे दिया। स्कूल में मास्टर चाहते थे कि उनकी विदाई एक जलसा किया जाए और उनके एक अभिनंदन पत्र दिया जाए। काशीनाथ को यह अच्छा न लगा, पर मास्टरों ने न माना। लड़कों की भी इच्छा थी। जलसा हुआ, अभिनंदन पत्र दिया गया। उसी के कारण 4-5 मास्टर और निकाले गए। 25-30 लड़के स्वयं हट गए। उसके बाद निश्चित हुआ कि घर चलना चाहिए। मेरे भाई आए, मुझे और बच्चों को अपने यहाँ ले गए। आप अकेले काशी आए। मर्यादा में काम करना शुरू किया। कबीर चौरा पर मकान लिया। फिर उसी तरह काम चलने लगा। 11 बजे मर्यादा ऑफिस जाते, खाना खुद पकाकर खाकर जाते, भाई को भी खुद खिलाते। एक बार की बात है, गेहूं पिसकर आया, उसमें मिट्टी कंकड़ काफ़ी थे। मैं अपने मायके थी। जब मैं लौट कर आई तो देखा कि एक चादर में सूखे गेहूं की अलसी चिपकी हुई है। मैंने पूछा, चादर पर क्या है। आप बोले, आटा पिसकर आता है तो उसमें मिट्टी तो रहती है, कंकड़ भी रहते हैं, खाना कैसे होता है। फिर दोबारा मैंने गेहूँ बीन का साफ पानी से धोया और उसे ही चादर पर सूखने को डाला था। मैं बोली, घर से मंगा लेते, घर में किसे पड़ी है। वे भी तो थे, आप अकेले तो थे नहीं। खाना कौन पकाता था। मैं खुद। ठीक है, काम भी करो, सबको खाना भी खिलाओ। तुम तो अपने घर बैठो, मैं अकेला क्या करता। मुझे इतनी बर्दाश्त नहीं। मैं क्या करूं। अब तो उनका लड़का 100 रुपये पाता है, अब उनका मिजाज कैसे मिलेगा। कमाते हो तो क्या किसी को दे देते हैं। इसी तरह 1.5 साल मर्यादा में रहे। फिर विद्यापीठ में हेडमास्टरी पर नियुक्त हुए। वेतन 135 रुपये हुआ रोजाना। बदैनी 21 से जाते। उसी जुलाई के 10 आना बंद हो गया। तब आप बोले, भाई तुम्हारा सपना सच निकला। मैं धन्यवाद ईश्वर का। इस तरह से उनका सपना वो सच निकलता है। अब यहाँ पर बात आती है बूढ़ी नाइन की। सन 21 की बात है। आपके बड़े भाई साहब इंदौर से आए थे। बूढ़ी नाइन गांव में किसी को गाली दे रही थी। उसके इस व्यवहार पर बड़े भाई साहब को क्रोध आ गया। उन्होंने नाइन को 2-3 तमाचे लगा दिए। वह नाइन रोती हुई आई और आपके पैर पकड़कर रोने लगी। उसके शांत करते हुए बोले, मैं भाई साहब को पूछूंगा। जब वह नाइन चली गई तो आप मुझसे बोले, भैया को ना मालूम क्या होता है, उसे बूढ़ी को खाम खा उन्होंने मार दिया। मैं बोली, है यह भी तो दुष्ट है। आप बोले, पर बूढ़ी औरत के ऊपर
डालने में उन्हें क्या अधिकार। मैं बोली, कोई सह लेता है, किसी को क्रोध आ जाता है, क्रोध की सीमा भी होनी चाहिए। क्रोध में कोई सीमा देखने जाता है, जाकर अपने भाई से पूछिए, आपके ऊपर भी बिगड़ेंगे। मैं उन्हें कुछ कहूँगा थोड़ी। शाम को पूछने लगे, आपने व्यर्थ ना इनको मारा। भाई बोले, क्या करता है, ये बड़ी दुष्ट है, बहुत बार मैंने मना किया पर यह मानती ही नहीं। तो क्या आपको मारने से वह भले मानुस हो जाएगी। मुझे क्रोध आ गया, और यह तो सच है कि यह भले मानुस नहीं हो जाएगी। तो उसने क्या लाभ, मार भी और ठीक भी नहीं हुई। जो कुछ कह लो, क्रोध आ गया, मार दिया। तो आपने उसे नाइन को क्षमा मांग ली। क्षमा तो मैंने नहीं मांगी, लेकिन धुन्नू की माँ ने तो उसे ज़रूर खाना बना खिलाया। उन्होंने हमदर्दी भी दिखाई। तो फिर धुन्नू की माँ ने उसे खुश कर लिया। परेशानी तो उन्हें ही हुई। हम तो बच निकले। घंटों उसे समझाया गया होगा, तब कहीं वे शांत हुई होगी। जेठ जी, अभी जेठ जी के बारे में बता रही कि जेठ जी कौन है। सन 22 की बात है। हमारे जेठ को कहीं नेवता करना था। हमारे जेठ जो भाई, मतलब है जेठ किसे कहा जाता है, जो पति के बड़े भाई होते हैं उन्हें जेठ कहा जाता है, और छोटे भाई को देवर। उन्हीं रुपए की ज़रूरत थी। प्रेस के बाबू जी से बोले, नवाब मुझे कुछ रुपए दो, ज़रूरत है। आप बोले, आज भैया कुछ भी नहीं है, कहीं तो किसी के यहाँ से उधार मंगवा दूँ। वे बोले, मैं घर पर धुन्नू की माँ से ले लूँगा, उधार क्यों आएगा। आप बोले, उनके पास ना होंगे, तुम्हारी ना होंगे, मेरे लिए हैं। नहीं, आजकल रुपए उनके पास नहीं रहते। शाम को उनके आने से पहले मेरे पास आए। बेटी से बोले, अपनी माँ से कहे 15 रुपये मुझे चाहिए, मुझे तो हो तो दे दो। मुझसे नहीं करते ना बना। मैंने 15 निकाल कर उन्हें दे दिए। वे मेरी बात को बहुत अधिक मानते थे। मेरी सलाह से ही वे काम करते थे। जब शाम को आप आए तो बोले, भैया आए थे। मैं बोली, आए थे और 15 रुपये ले भी गए। आप बोले, मैंने झूठे ही उनसे कहा कि रुपये नहीं है। वहाँ कहाँ थे रुपये। मैं बोली, दिल्ली कितनी भी उजड़ जाए, देहात तो रहेगी ही। मुझे उन्होंने झूठा समझा होगा, तभी भैया कहते थे मेरे लिए होंगे, तुम्हारे लिए चाहे ना हो। मैं तो क्या जानती थी कि आपने ना ही किया। फिर वे वहाँ कहाँ पाते। मेरे घर पर कुछ ना कुछ तो पड़ा ही रहता है। आप बोले, मैं भी अब निश्चित रहा करूँगा। मैं तो तुम्हें हमेशा निश्चित किए रहती हूँ। कब तुम बोझिले बने रहे। धन्यवाद। बनारस में बच्चे की सेवा के बारे में बता रहे हैं कि बनारस में बच्चे की सेवा कैसे होती है। एक रोज़ की बात है कि बन्नू छोटा सा था। सुबह का स्कूल था। जैसे ही वह सोकर उठा, वैसे ही दूध की बड़ी कह की मैं दूध के लिए कह की आवाज़ निकाली। मैंने सोचा यूं ही है, और वह स्कूल चले गए। जब तक वे आए तब तक उसे काफ़ी दस्त आए। मैं 12 बजे आने पर उनसे बोली, आज इस बच्चे की सुबह से ही कह हो रही है। मतलब है दस्त हो रहे हैं। आप बोले, नहा लूँ तो डॉक्टर साहब के पास जाऊँ। तब तक मैंने चिलम चढ़ाई। आप उस बच्चे को लेकर खड़े थे। 1923 की बात है। जब तक उसी तरह बच्चे ने कह दस्त दोनों किए। आप दोनों भाग सामने और पीछे खराब हो गए। जब मैं आई तो बच्चे ने मुझे देखकर उन्हें कपड़े बदले और तुरंत डॉक्टर के यहाँ चले गए। डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने दवा दी। उस दिन 1 बजे दिन से सारी रात हम दोनों बैठकर 10 मिनट पर दवा दे रहे थे, लेकिन कह 10 दोनों बराबर जारी रहे थे। कोई 4 बजे के बाद उसकी कुछ आराम मिला, तब उन्होंने अपनी कमर सीधी की। एक बार इसी तरह मुझे भी दस्त आए। आप और कंपाउंडर सारी रात बैठकर दवा देते रहे। सेवा उनका मूल मंत्र था। किसी को भी बीमार नहीं देख सकते थे। बस्ती से इलाहाबाद रेल में ये वाली बात पढ़ते हैं क्या है। एक बार की बात है, मैं बस्ती से इलाहाबाद जा रही थी। मेरी गोद में बेटी कमला 1.25 साल की थी। सरजू पार करना था। स्टीमर में हम बैठे थे। ऊंची बेंच पर आप थे, नीचे उनके पैर के पास मैं थी। वे लड़की को लेकर ऊंचे बेंच पर थे, किसी महाशय से बात कर रहे थे। इतने में एक 25-20 बरस का एक नवयुवक आया। वह जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ रहा था, मैं वैसे वैसे आपके पैर के पास खिसकती जा रही थी। जब मैंने देखा तो वह बिल्कुल करीब था, तो आपको पैर दबाकर बोली, आप इस बदमाश को देख नहीं रहे, मेरी तरफ बड़ा आ रहा है। उस बदमाश की हरकत देखकर आपको भी क्रोध आया। बच्ची को मेरी गोद से देखकर उसकी गर्दन पकड़कर काफ़ी दूर तक ले गए। बोले, सरजू को झोंक दूँ। युवक, मैंने क्या गुनाह किया, मैं तो खड़ा
कि वहाँ गुंजाइश थी जहाँ तुम खड़े थे, स्त्रियों के सिर पर खड़े होते हैं, अगर दोबारा जबान निकाली तो मैं तुरंत फेंक दूंगा सरजू में। मैंने कहा जाने दीजिए, आप बीमार थे, दवा कराने इलाहाबाद हम जा रहे थे, युवक तुम्ही ने किराया दिया है, किसी के सिर पर बैठने के लिए किराया देकर आए हो। मैं उन्हें अत्यंत क्रोध में जान हाथ पकड़कर खींच लिया। उस समय आप क्रोध के मारे कांप रहे थे, मुझे खुद बाद में अफसोस हुआ क्योंकि उस वक्त मैं उनसे ज़्यादा तंदुरुस्त थी। मैंने कहा बैठ जाइए, तब आप शांत हो गए। अब गांव की बात बताना, यहाँ पर गांव में क्या होता है। आप गांव में रहते तो आपने दरवाजे पर हमेशा झाड़ू लगाते, कभी कभी मैं उन्हें रोकती, छोटे बच्चों को दरवाजे बैठाकर 4 बजे शाम को उनके पास मिट्टी के इकट्ठा कर देते, पत्तियाँ इकट्ठा कर देते, सिक्के इकट्ठा कर देते और लड़कों को खेलने के ढंग सिखाते। उसके बाद जब गांव के काश्तकार इकट्ठा होते तो उनसे बातें करते, झगड़ा निपटाते, बच्चों से खेलते भी जाते। कोई नए कायदे कानून बनते तो उन काश्तकारों को समझाते। उन सबों के साथ वे बिल्कुल काश्तकार हो जाते। उम्र की बड़ाई के लिहाज से जिसका जैसा संबंध होता सदा वैसा आदर देते। चाहते थे कि गांव एक किला बन जाए, उपन्यासों के चित्रों की तरह सजीव कर देना चाहते थे। काश्तकारों की कमज़ोरी देखकर उनको बड़ा दुख होता। काश्तकारों की स्त्रियों से भाभी, चाची, बहन, बेटी जैसा संबंध होता। सदा उसी तरह का व्यवहार वे करते। उनमें बड़ों को वे सलाम करते, जो भाभी लगती थी अगर वे मजाक कर लेते तो हंस देते और बुरा न मानते। गांव में बहुत दूर पखाने को निकल जाते। यहाँ वह आराम के दिनों में लोटे में आम भी लेते आते। मूली का दिन होता तो मूली भी तोड़कर लोटे में लेते आते। अब 1922 से 24 के लगभग के बता रहे हैं कि हिंदुस्तानी एकेडमी जैसे संस्था खुलवाने के लिए आप और मुंशी दया नारायण निगम बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे। हिंदुस्तानी एकेडमी खुली तो आप भी उसमें एक सदस्य बनाए गए। आप मीटिंग में बराबर जाते, वहाँ से न आने पर मैं बराबर पूछती कैसा प्रबंध है ये लोग कर रहे हैं। आप बोले हम लोगों की इच्छा जिस प्रकार से संस्था खुलवाने की है वह तो पूरी नहीं हुई। मैं बोली यहाँ पर शिवरानी देवी बोलती हैं, अब आप लोगों को संतुष्ट नहीं हुआ। आप बोले यह काम करने की कोई तरीका नहीं है। हम तो चाहते हैं हिंदुस्तान की हर भाषा एक लेखक हो उस कमेटी में। जिससे किसी विषय की किताब निकलती है पहले उन लेखक मेंबरों द्वारा दिखा ली जाती, उसी को उसको देखने का हक होता। इस तरह कोई भी भद्दी किताब ना निकल सकती, उससे उन लेखकों के गुणों के विकास की क्षति न पहुंचती। अपने यहाँ साहित्य की उन्नति भी होती और साथ साथ उन लेखकों का विकास भी होता। जिस चीज़ की कमी होती उनकी वृद्धि की जाती। लेखकों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत न होती। नए लेखकों को गुण दोष कोई बताता नहीं, बस नहीं ठीक है कहकर लौटा देता है। यह न्याय थोड़े ही है। नए लेखकों के प्रति विद्वानों का यह कर्तव्य है कि वे उसके गुणों दोषों को समझा दे, उसको इस तरह से समझ बुझ कर एकेडमी अपना कार्य चलाती रहा। पारितोषिक का सवाल रॉयल्टी पर भी ले सकती है, इकट्ठा मूल्य देकर भी ले सकती है। शिवरानी देवी बोली लेखकों की रचनाएं कहीं पड़ी थोड़ी रहती। आप बोले ऐसे प्रकाशों की ज़रूरत नहीं कि वे अपने ही पेट भरें, लेखकों को कुछ मिलना चाहिए। एकेडमी और लेखक तो पारिवारिक संबंध सा हो जाना चाहिए। आजकल तो लेखकों की तरह नहीं, ना प्रकाशकों की तरह। जब तक दोनों को ऐसा संबंध ना होगा तब तक कुछ भी नहीं होने का। इस तरह लेखक का कुछ लाभ नहीं होता तो वे निराश होकर बैठ जाते, जिससे लेखकों के विकास नहीं हो पाता और साहित्य की उन्नति रुक जाती। मैं बोली साहित्य की उन्नति और कैसे हो। आप बोले अभी उन्नति नाम की चीज़ की तो गंध तक नहीं, बल्कि कहना तो यही चाहिए कि काम से ज़्यादा आपसे मैं तू मैं अधिक तू मैं कभी काम होता है। मैं बोली तब कैसे काम होगा। आप बोले जब तक यहाँ के साहित्य में तरक्की न होगी तब तक साहित्य, समाज और राजनीति सब ज्यों के त्यों बड़े रहेंगे। मैं बोली तो क्या आप इन तीनों को एक माला सा पिरोना चाहते हैं। आप बोले और क्या चीज़ें माला जैसी हैं। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा उस
का समाज भी अच्छा होगा। समाज अच्छा होने पर मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। मैं बोली तो यह क्या ज़रूरी है कि तीनों को साथ लेकर चला जाए। आप बोले इन तीनों का उद्देश्य ही एक है। साहित्य इन तीनों चीज़ों की उत्पत्ति के लिए एक बीज का काम देता है। साहित्य और समाज तथा राजनीति का संबंध बिल्कुल अटल है। समाज आदमियों के समूह को ही तो कहते हैं। समाज में जो हानि लाभ तथा दुख सुख होता है वह आदमियों पर ही होता है। राजनीति में जो सुख दुख होता है वह आदमियों पर ही पड़ता है। साहित्य से लोगों को विकास मिलता है। साहित्य से आदमी की भावनाएं अच्छी और बुरी बनती। इन्हीं भावनाओं को लेकर आदमी जीता और इन सब तीनों चीज़ों की उत्पत्ति के कारण आदमी ही है। मैं बोली आप शायद जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोले जड़ की ही रक्षा में तो सब संभव है, बिना जड़ की रक्षा कुछ नहीं होगा। मैं बोली उन लोगों के दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आई। आप बोले मैं बड़े बड़े आदमी के दिमाग में ये सब बातें क्यों आए। गरीबों की समस्याओं की और उनका ध्यान ही कब जाता है। जब तक उन पर नहीं बीतेगी तब तक कैसे समझ जाएंगे। इन सबों को सुधारने के लिए साहित्य ही एक ज़रिया है। जब तक कोई इसे अपने हाथ में नहीं लेगा यह नहीं सुधर सकता। आप दिन रात लेखकों के लिए सचेत रहते। आपने सत्य जीवन वर्मा के सहयोग से लेखन संघ नाम की एक संस्था भी खोली थी। उसके बाद हमेशा वे इस विषय पर चर्चा चलाते रहते। सन 135 में प्रगतिशील लेखक संघ खुला। उसके 1935 होगा। एक प्रगतिशील लेखक संघ खुला था। उससे पहले सभापति आप ही हुए थे। वह काम ऐसी अशुभ घड़ी में उठाया गया था कि उसका उठाने वाला ही उठ गया। सोचिए तो वे साहित्य के लिए कितना सचेत रहते थे। अभी भी वे कुछ भी न कर पाए थे कि बीच में ही वे चले गए। इसी ख्याल से कि सभी प्रांतीय भाषाएं एक भी माला की तरह गुथी रहें। उन्होंने भारतीय साहित्य को हंस दे दिया। उन्होंने विश्वास था कि इससे सब एक परिवार कैसे हो जाएंगे। इसी में उनके देश की राजनीति की सारी गुत्थियां सुलझ जाने का भरोसा था। उनके जीवन काल ही में हंस को परिषद से अलग कर दिया गया। वे अपनी कठिन बीमारी के समय में हंस को नहीं भूले थे। गवर्नमेंट ने उनसे ज़मानत भी मांगी थी। जब साहित्य परिषद ने ज़मानत नहीं दी तो हंस बंद कर दिया गया। आप बीमार पड़ रहे, मुझसे बोले हंस की ज़मानत तुम जमा करवा दो, मैं अच्छा हो जाने पर उसे संभाल लूँगा। उनकी बीमारी में मैं खुद परेशान थी, उस पर इतनी हंस की इनको फिक्र। मैं बोली अच्छे हो जाइए तब सब कुछ हो जाएगा। आप बोले नहीं, दाखिल करा दो, मैं रहूँगा या न रहूँ, हंस चलेगा ही, है मेरा स्मारक होगा। मेरा गला भरा आया, हृदय थर्रा गया। मैंने ज़मानत के रुपए जमा करवा दिए। आपने समझा शायद धन्नू ज़मानत ना जमा करा पाए। दया नारायण जी निगम को तार दिया। वे आए पहले वही देर तक उन्हें पकड़ कर रोते रहे। वे भी रोते रहे, मैं भी रोती रही, मुंशी जी भी रोते रहे। मुंशी जी ने कई बार रोकने की चेष्टा की पर आप बोले भाई शायद अब भेंट ना हो, अब तुमसे सब बातें कह देना चाहते, तुमको बुलवाया है, वे हंस की ज़मानत करवा दो। मैं बोली धुन्नू जमा कर चुका है। वे जिस विषय को चाहते थे, दिन से चाहते थे, मेरे वे तो साहित्य के भी थे, आज भी नहीं है। जिन कामों पर मैं उनसे झुंझलाती थी वे आलोचनाएं करते थे। उन्हीं की आज मैं तारीफ करते ना थक रही हूँ और उन्हीं से मुझे प्रेम भी है। मुझे अपने से ज़्यादा उन चीज़ों से प्रेम है जो उनकी हैं। बल्कि कहना चाहिए मैं अपने खून से खींच कर उसे हरी करना चाहती हूँ। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, या मैं लिख नहीं पा रही हूँ कि मेरी स्थिति क्या। अपने अंदर उन दर्दों को मैं इसलिए छिपाए हूँ कि उन्हें हरा भरा रख सकूँ। जो लोग इस साहित्य को हरा भरा करेंगे वे हमारी सेवा ही कर रहे हैं। यही उनकी सेवा, सच्ची सेवा है। बस यही मुझे कहना है। ये सारी बात यहाँ पर वो बता देते हैं और यहाँ पर इनका पार्ट जो है ये समाप्त हो जाता है। और हमने पार्ट 5 आज पूरा करने वाले हैं, जिसका हमारा महाराजा साहब अलवर जो है वो कंप्लीट करने वाले। सन
1924 का ज़माना था, 1924 का ज़माना था। अब लखनऊ में तो रंगभूमि छप रही थी, इनका प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास छप रहा था। अलवर रियासत से राजा साहब की चिट्ठी लेकर 5-6 सज्जन आए। राजा साहब ने अपने पास रहने के लिए बुलाया था। राजा साहब उपन्यास कहानियों के शौकीन थे। राजा साहब ने 400 रुपये प्रतिमास नकद मोटर बंगला देने का लिखा था। सपरिवार बुलाया था। उन महाशयों को यह कहकर कि बहुत दुबागी आदमी हूँ, इस वजह से मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी है। राजा साहब को कुछ ये खत लिखा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे याद किया। मैंने अपना जीवन साहित्य सेवा के लिए लगा दिया है। मैं जो कुछ लिखता हूँ उसे आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जो पद मुझे दे रहे हैं मैं उसके योग्य नहीं हूँ। मैं इतने में ही अपना सौभाग्य समझता हूँ। आप मेरे लिए लिखे को तो ध्यान से पढ़ते हैं। अगर हो सकता है तो आपके दर्शक में कभी आऊँगा। एक साहित्य से भी धनपत राय मेरे पास आप आकर बोले, अलवर के राजा साहब ने मुझे बुलाया। मैंने कहा किस लिए? आप बोले मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी बनाना चाहिए। मैंने कहा राजों महाराजों के यहाँ जाकर क्या कीजिएगा? क्यों? मोटर मिलेगी, 400 रुपये नकद मिलेगा, बंगला मिलेगा, बुरा क्या है? आपसे किसी से पटेगी भी? मैं लड़ाका हूँ, समझने की क्या बात है, सामने देखने की बात है। गोरखपुर में इंस्पेक्टर से ज़रा सा मगरूर कह दिया तो आप सॉरी आप पर केस चलाने की उतारू हो गए। महोबे में कलेक्टर धमकी दे रहा था कि अगर मुसलमानी राज होता तो हाथ कटवा लिया जाता। तो आपने सहा ही नहीं। भला राजा महाराजाओं को आपको कैसे पढ़ सकती? गैर मुमकिन, एक दिन भी गुजर नहीं हो सकती। आपके लिए सबसे बेहतर है मजदूरी। राजा महाराजाओं के यहाँ बड़े ठहर सकता है जो उनकी जूतियाँ सीधी करता फिरे, जिसमें कुछ भी स्वाभिमान होगा, वह राजाओं के यहाँ नहीं ठहर सकता। आप बोले मेरी तो इच्छा है चलो कुछ दिन बंगले मोटर के शौक तो पूरा कर लूँ, मेरी कमाई से इसकी गुंजाइश नहीं। मैं हंसकर बोली बस यही इसी तरह हुआ जैसे कोई वैश्य अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए चकेले में बैठे, फिर जिसने मजदूरी करना अपना ध्येय समझ लिया उसे मोटर बंगले की ख्वाहिश कैसे? आप बोले मुझे ख्वाहिश ना हो, तुम्हें तो हो सकती है। मुझे अगर ऐसी ख्वाहिश होती तो सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने को न कहती। अगर बच्चों की ख्वाहिश होती तो मैं जुझला कर बच्चे खुद अपनी ख्वाहिश अपने हाथ पूरे करेंगे। फिर बच्चों को भी आप शरीका बनना चाहिए। अगर ना बने तो मार कर बनाऊंगी। अगर ये न वैसे बने तो समझ लूँगी कि मेरे बच्चे है ही नहीं। तब आप हंस कर बोले मैंने पहले ही बता दिया आपको मुझे चिढ़ाने का मज़ा आता है। मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं इसे भी पूरा कर दूं। आप उपन्यास कहानियों को पात्र खूब गढ़ लेते हैं, पर मुझको पहचानने में क्यों इतनी गलती? उपन्यास कहानियों में अपनी रुचि के अनुसार बनती है, मगर आदमी अपनी रुचि कैसे बनाया जाए? ज़बरदस्त किसी को कुछ कहना भी नहीं चाहिए। मैं अपनी रुचि के प्रतिकूल आदमियों के साथ रही नहीं सकती। मैं तो आप बोले मैं मान रहा हूँ कि जो चाहता हूँ वही तुम भी चाहती हो। अब यहीं पर ये जो पार्ट 5 है बच्चों वो समाप्त हो रहा है कि लगभग महाराज साहब अलवर से उन्होंने ख़त जो दिया था वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और इन्होंने मना कर दिया कि हम वहाँ पर नहीं आ सकते। और पार्ट 5 यहीं पर ही समाप्त हो जाता है और इसी तरह से अगले पार्ट भी हम लेके आते रहेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं करा, अपने साथियों को शेयर नहीं करा, तो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए और हम इसी तरह अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।